सन 1939 में जब मैं द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तब मैं 8 वर्ष का था। तभी बाज़ार में इमली के बीजों की अचानक तेज़ मांग उठी, जिसका कारण मुझे कभी समझ में नहीं आया। मैं इन बीजों को इकट्ठा करता और मस्जिद वाली गली में एक फॉर्च्यून की दुकान पर बेच देता था। इससे मुझे एक आना रोज़ मिल जाता था। विश्व युद्ध की खबरें जलालुद्दीन मुझे बताते रहते थे, जिन्हें बाद में मैं दिनमनी अखबार के शीर्षकों में ढूंढने की कोशिश करता। विश्व युद्ध का हमारे यहाँ ज़रा भी असर नहीं था, लेकिन जल्द ही भारत पर भी मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होने का दबाव डाला गया और देश में एक तरह का आपातकालीन घोषित कर दिया गया था। उसका पहला नतीजा इस रूप में सामने आया कि रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का ठहरना बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अखबारों के बंडल रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते थे। तब शमसुद्दीन को ऐसे मददगार की तलाश हुई जो अखबारों के बंडल झेलने और गिरे हुए बंडलों को उठाने में उनका हाथ बटा सके। स्वाभाविक है मैं ही मददगार बना। इस तरह शमसुद्दीन से मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली। आधी शताब्दी गुजर जाने के बाद आज भी मैं अपने द्वारा कमाई पहली तनख्वाह पर गर्व करता हूँ। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशागत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। यही गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले। लेकिन मैंने जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के साथ अपना जो समय गुजारा उसका मेरे बचपन में एक अद्वितीय योगदान रहा और इसी के रहते मेरे जीवन में सारे बदलाव आए। स्कूली शिक्षा नहीं होने के बाद भी जलालुद्दीन एवं शमसुद्दीन इतनी सहज बुद्धि के थे और मेरे अकथनीय संदेशों का यूँ झट से जवाब दे देते थे कि बचपन में मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सृजनात्मकता को उनके बीच रख सका। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्ष्मी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म पालन पोषण पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। आगे चलकर रामानंद शास्त्री तो अपने पिता के स्थान पर रामेश्वरम मंदिर का पुजारी बना। अरविंद ने तीर्थ यात्रियों को घुमाने के लिए टेम्पो चलाने का कारोबार कर लिया और शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे में खान पान का ठेकेदार हो गया। प्रतिवर्ष होने वाली श्री सीताराम विवाह समारोह के दौरान हमारा परिवार विवाह स्थल एक भगवान श्री राम की मूर्तियों ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नाव का बंदोबस्त किया करता था। यह विवाह स्थल तालाब के बीचों बीच स्थित था और इसे राम तीर्थ कहते थे। यह हमारे घर के पास ही था। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। जब मैं रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में था, तब एक दिन एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे उठाकर पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद शास्त्री को भी यह बहुत खला। मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देख वह काफ़ी उदास नज़र आ रहा था।
काफ़ी उदास नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर जो रुआंसी के भाव थे उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटनाएं अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह की सामाजिक असमानताएं एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। हम सब भी उस वक्त वहां मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक से साफ साफ कह दिया कि या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहाँ से चले जाए। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि इस लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। पूरी रामेश्वरम में विभिन्न जातियों का जो छोटा सा समाज था वह कई स्तरों में था। इस पृथक्करण के मामले में ये जातियां बहुत ही कठोर थीं। मेरे विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर सनातनी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी घोर रूढ़िवादी थी, लेकिन वे कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे। उन्होंने इन सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें की ताकि विभिन्न वर्गों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल सके और जातीय असमानताएं खत्म हो। वे मेरे साथ काफ़ी समय बिताते थे और कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरों के लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओगे। एक दिन उन्होंने मुझे खाने पर अपने घर बुलाया। उनकी पत्नी इस बात से बहुत ही परेशान एवं भयभीत थी कि उनकी पवित्र और धर्मनिष्ठ रसोई में एक मुसलमान युवक को भोजन पर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने अपनी रसोई के भीतर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर अपनी पत्नी के इस रोक से जरा भी विचलित नहीं हुए और न ही उन्हें क्रोध आया, बल्कि उन्होंने खुद अपने हाथ से मुझे खाना परोसा और फिर बाहर आकर मेरे पास ही अपना खाना लेकर बैठ गए। उनकी पत्नी ही ये सब रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी देखती रही। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वे मेरे चावल खाने के तरीके, पानी पीने के ढंग और खाना खा चुकने के बाद उस स्थान को साफ करने के तरीके में कोई फ़र्क देख रही थी। जब मैं उनके घर से खाना खाने के बाद लौटने लगा तो अय्यर महोदय ने मुझे फिर अगले हफ्ते रात के खाने पर आने को कहा। मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए वे बोले, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब तुम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्याएं सामने आती ही हैं। अगले हफ्ते जब मैं शिव सुब्रमण्यम अय्यर के घर रात्रि भोज पर गया तो उनकी पत्नी ही मुझे रसोई में ले गई और ख़ुद अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो चुका था और भारत की आज़ादी भी बहुत दूर नहीं थी। गांधी जी ने ऐलान किया, भारतीय स्वयं अपने भारत का निर्माण करेंगे। पूरे देश में अप्रत्याशित उम्मीदें थी। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। उन्होंने सोचते हुए कहा, अब्दुल, तुम्हें आगे पढ़ने के लिए जाना होगा। तुम्हें अपनी लालसाएं पूरी करने और आगे बढ़ने के लिए उस जगह चले जाना चाहिए जहां तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। हमारा प्यार तुम्हें बांधेंगे नहीं और न ही हमारी ज़रूरतें तुम्हें रोकेंगी। मेरी हिचकिचाती हुई माँ को उन्होंने खलील जिब्रान का हवाला देते हुए कहा। उन्होंने सोचते हुए कहा, अब्दुल, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना होगा। तुम्हें अपनी लालसाएं पूरी करनी होगी। लालसाएं पूरी करने और आगे बढ़ने के लिए उस जगह चले जाना चाहिए जहां तुम्हारी ज़रूरतें और पूरी हो सकती है। हमारा प्यार तुम्हें बांधेंगे नहीं और ना ही हमारी ज़रूरतें तुम्हें रोकेंगी। मेरी हिचकिचाती हुई माँ को उन्होंने खलील जिब्रान का हवाला देते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं,
वे तो खुद के लिए जीवन के लालसाओं के बेटे बेटियों हैं। वे तुम्हारे ज़रिए आते हैं लेकिन तुमसे नहीं आते। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं। उनके खुद के अपने विचार होते हैं। पिताजी हम चारों भाइयों को मस्जिद ले गए और पवित्र कुरान से अल फातिहा पढ़कर प्रार्थना की। फिर पिताजी मुझे रामेश्वरम स्टेशन पर छोड़ने आए और कहा, इस जगह तुम्हारी शरीर तो रह सकता है लेकिन तुम्हारा मन नहीं। तुम्हारे मन को तो कल के उस घर में रहने जाना है जहाँ हमसे कोई भी रामेश्वरम से वहाँ नहीं जा सकता और ना ही सपनों में देख सकता है। मेरे बच्चे ईश्वर तुम्हें खुश रखें। शमसुद्दीन और अहमद जलालुद्दीन मुझे रामनाथपुरम के स्वाटजर हाई स्कूल में दाखिल कराने और वहाँ मेरे रहने का बंदोबस्त करने के लिए मेरे साथ आए थे। किसी भी तरह मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। रामनाथपुरम कस्बा समृद्ध होते हुए भी बनावटीपन में जीता समाज था। इसकी आबादी करीब 50,000 थी लेकिन रामेश्वरम जैसी सुसंगति और सद्भाव यहाँ नहीं था। मुझे घर की बड़ी याद आती और मैं रामेश्वरम जाने का हर मौका तलाशता रहता था। रामनाथपुरम में पढ़ाई के अच्छे अवसर के बाद भी मैं अपनी माँ की बनाई दक्षिण भारतीय मिठाई पोली की याद नहीं भुला पाता। मेरी माँ पोली की 12 तरह से मिठाइयाँ बना लेती थी और हर किस्म की मिठाइयों की अपनी अलग सुगंध एवं स्वाद होता था। घर की बहुत याद आने के बावजूद मैं नए माहौल में रहकर पिताजी के सपनों को साकार करने के प्रति कटिबद्ध था, क्योंकि मेरी सफलता से पिताजी की बहुत बड़ी उम्मीदें जुड़ी थी। पिताजी मुझे कलेक्टर बना देखना चाहते थे और मुझे लगता था कि पिताजी के सपने को साकार करना मेरा फ़र्ज़ है। हालांकि परिवार, सुरक्षा और रामेश्वरम की सारी सुख सुविधाएं मुझसे छूट गई थी। जलालुद्दीन मुझसे हमेशा सकारात्मक सोच की शक्ति की बात क्या करते थे और जब भी मुझे घर की याद आती या मैं उदास होता तो मैं प्राय उनकी कही बातों को मन में याद कर लेता। उनके कहे अनुसार मैंने अपने मन के विचारों एवं मस्तिष्क को स्थिर रखने तथा लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। मैं रामेश्वरम नहीं लौटा बल्कि अपने घर से और दूर चलता चला गया। घर की बहुत याद आने के बावजूद मैं नए माहौल में रहकर पिताजी के सपने को साकार करने की प्रति कटिबद्ध था, क्योंकि मेरी सफलता से पिताजी की बहुत बड़ी उम्मीदें जुड़ी थीं। पिताजी मुझे कलेक्टर बना देखना चाहते थे और मुझे लगता था कि पिताजी के सपने को साकार करना मेरा फ़र्ज़ है।